सर आप कॉलेज में पढ़ाते थे, अध्यापक भी रहे हैं। आपका वो अनुभव कैसा था और फिर आपने अध्यापकी क्यों छोड़ दी? आप हमें बताइए। मैंने पहले ही कहा था कि मैं अध्यापक बनना मेरे जीवन का सपना बना लिया था या फिर मेरे जीवन का उद्देश्य बना लिया था, क्योंकि मैं बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाना चाहता था। मैं दिल लगाकर पढ़ा था, मन से पढ़ा था। पढ़ाने में मुझे बहुत उत्साह आता है। कॉलेज मैंने ज्वाइन किया, उसका भी एक किस्सा है कि जैसे मैंने एमए सेकंड ईयर की एग्जाम दी इंग्लिश लिटरेचर की, तो मेरे ही गांव के पास के यानी यवतमाल में मैं रह रहा था उन दिनों में। नेर परसोपन नाम का गांव है, छोटा सा तहसील प्लेस है। वहां पर एक कॉलेज है। वहां के कॉलेज के कुछ अध्यापक मुझसे मिलने आए और वो कहे कि हमको पता चला है कि आपने एग्जाम दी है और हम सबको पता है कि आप तो पास होने ही वाले, तो आप हमारे कॉलेज में अध्यापक कर कर आइए। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि मेरा रिजल्ट लगने का है, मैंने अभी भी एग्जाम दी है, ये लोग मुझसे मिलने आए हैं और कह रहे हैं कि हमारे कॉलेज में आप अध्यापक करके आइए। बहुत अच्छा भी लगा। इंटरव्यू को जाओ और बाद में फिर वहां पर इंटरव्यू दो और फिर सिलेक्शन हो, ये लोग बुला रहे हैं। और इसलिए मैंने कहीं और ट्राई नहीं किया, डायरेक्टली इस कॉलेज में गया। नॉमिनल जो इंटरव्यू दिखाने के लिए होता है वो हुआ। मुझे शुरुआत में ही कहा गया, क्योंकि मेरा कॉलम तो बहुत लोकप्रिय था, अभी मुझे 2 साल हो रहे थे लिखकर, इसलिए सब पढ़ रहे थे। वो बहुत चाहते भी थे, मानते भी थे। इसलिए वहां के बॉडी ने मुझे पहले ही कह दिया, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था वो प्राचार्य ने मुझसे कह दिया कि देखो मैं तो अभी रिटायर हो रहा हूँ, मेरे रिटायरमेंट के बाद ही आपकी नौकरी शुरू हो रही है, लेकिन मैं तो आपको अभी अपॉइंट कर रहा हूँ। तो मेरी कुछ शर्तें हैं, याद रखो। मैं जानता हूँ आप भ्रष्टाचार विरोधी हो, आपको संस्थाएं कैसे चलती है शायद इसकी जानकारी नहीं है। 80% ग्रांट मिलती है, 20% का जुगाड़ करना पड़ता है। इसलिए यहाँ जो प्राध्यापक रहेंगे उन सब के कुछ पगार में से कुछ हिस्सा उनको कॉलेज के खर्चे के लिए देना पड़ता है। इसको कट कहते हैं। ये कट हम आपसे नहीं लेंगे, क्योंकि आप इसके खिलाफ हैं, हम जानते हैं। इसके बावजूद हम आपको यहाँ अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि आप जैसा व्यक्ति हम कॉलेज को चाहते हैं, जिसके कारण कॉलेज का कुछ भला। आप बहुत अच्छा करेंगे कॉलेज के लिए, इसके बारे में हमारे मन में विश्वास है, इसलिए हम आपको ये अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। और आपको केवल एक अपॉइंटमेंट नहीं है, 1.5 अपॉइंटमेंट है। आपको सीनियर को भी सिखाना है और जूनियर के तो आप फुल टाइम अपॉइंटमेंट है आपकी। तो मुझे भी अच्छा लगा कि सीनियर को सिखाने को मिल रहा है, जूनियर को भी सिखाने को मिल रहा है। मैंने वो अपॉइंटमेंट मान ली, उनकी कट की शर्त भी मान ली, क्योंकि मुझसे तो वो एक पैसा नहीं लेने वाले। बोले आप बाकी चीजों में ध्यान नहीं देना और आपकी पत्रकारिता का उपयोग यहाँ नहीं करने। तो मैंने बहुत ज्यादा सोचा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे मित्र ने एक संस्था शुरू की थी, शिक्षण संस्था, और उसकी दिक्कतें मैं नजदीक से देख रहा था। ग्रैंड होने के नहीं होने के बाद क्या होता है, होने के बाद भी क्या होने की गुंजाइश है। और ये सब चीजें मैं ऑलरेडी यूथ कॉलम चला रहा था, महाविद्यालय ऐसा परिसर लिख रहा था। ये प्राध्यापकों से कट लेना उन दिनों की आम बात थी, क्योंकि 20% ग्रांट का भुगतान करने के लिए सब कुछ किया जाता था। कॉलेज के खर्चे कैसे चले बाकी के। और प्राध्यापकों के पगार तो अभी सीधा सीधा डायरेक्ट चेक से आने लग गए थे, तो नेचुरली उनसे कट लिया जाता था अलग ढंग से। बाद में वो कैश लाकर जमा करते थे कॉलेज के इसमें, ये सिस्टम था। ये सिस्टम मुझे मालूम था, क्योंकि ऑलरेडी मैं यूथ कॉलम के जरिए, महाविद्यालय परिसर के जरिए ये सब चीजें जानता था। इसलिए मैंने बोला ठीक है, मेरे बारे में आपको ऐसी गड़बड़ मत करो। और फिर कॉलेज में मैंने सिखाना शुरू कर दिया। वहाँ दिक्कत ऐसी थी कि मेरा इंग्लिश पहले तो बहुत वीक था। वो क्यों वीक रहता है टीचर के कारण, ये मुझे बहुत अच्छे ढंग से एहसास था। और यहाँ बीए तक और बीकॉम तक आए हुए विद्यार्थियों को प्राथमिक इंग्लिश भी नहीं आता था। ये जब मेरे ध्यान में आया तो उनको गाली देते बैठने में तो कोई मतलब नहीं था। मैंने उनका बेसिक अच्छा करने के लिए तरखड़ करके भाषांतर से शुरुआत की।
हमारे ज़माने में ये तर्कड़कर का भाषांतर बहुत महत्व का माना जाता था। इंग्लिश सीखने का एक बढ़िया ज़रिया माना जाता था। तो मैं 11वीं 12वीं यानी बीए पार्ट 1, पार्ट 2 फाइनल, बीकॉम पार्ट 1, पार्ट 2 फाइनल, इन सब के पीरियड्स लेता था। इन सब के लिए मैं ये क्लासेस एडिशनल चलाता था, तर्कड़कर के भाषांतर। 11वीं के सब बच्चे साथ में यानी हॉल छोटा होने के कारण ज़्यादा विद्यार्थियों को एट अ टाइम बिठा नहीं पाता, नहीं तो पॉसिबल था तो मैं पूरे कॉलेज का साथ में ले पाता, लेकिन वो संभव नहीं था। इसलिए एडिशनल पीरियड्स लेता था। मेरे इस कॉलेज की परंपरा थी कि वहाँ पर क्लासेस ही नहीं चलते थे। लेकिन मेरे करंट जूनियर में जो नए सभी प्राध्यापक आए थे, वो सब के सब क्लासेस लेने लग गए। उनका अच्छा सहयोग मुझे मिला, मैं भी बहुत क्लासेस लेने लग गया और हमने एक कॉलेज को सही मायने में कॉलेज कर एस्टेब्लिश किया। काफ़ी एक्टिविटीज़ भी शुरू की। बच्चों में इंग्लिश का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी और अच्छे ढंग से कॉलेज का वातावरण हम तैयार कर पाए। मैं बहुत ही डिसिप्लिन्ड अध्यापक था। मुझे 1 मिनट भी देरी नहीं चलती थी। मैं जितनी ईमानदारी से सिखाता था, उतनी ही ईमानदारी से बच्चों ने सीखना चाहिए, मेरी अपेक्षा रहती थी। इसलिए अगर कोई 1 मिनट भी देरी से आता है, तो उसको अंदर में प्रवेश नहीं होता था। ये बच्चे दूर गाँव-गाँव से आते थे, छोटे-छोटे देहातों से आते थे, वक़्त पर पहुँच नहीं पाते थे। लेकिन खिड़कियों में खड़े रहकर पूरा पीरियड सुनते थे, वहाँ से चले नहीं जाते थे। सबको अचरज लगता था कि जिस कॉलेज की परंपरा है कि बच्चे कॉलेज में बैठते ही नहीं है, तो इसका हर क्लास ऐसा भर के क्यों रहता है पूरा का पूरा? नहीं, नहीं सर का पीरियड है करके लोग दौड़-दौड़ के आते थे। इतनी लोकप्रियता तो मैंने हासिल कर ली थी और डे 1 से मैं उनको समझा रहा था कि मुझे मालूम है इस कॉलेज में कॉपी बहुत चलती है। आप अभ्यास कर परीक्षा नहीं देते हो। लेकिन अब मैं यहाँ हूँ तो आपकी कॉपी इस साल नहीं चलेगी। आपको अभ्यास कर ही परीक्षा पास करनी है। तब लड़के मुझे बोलते भी थे, "सर ऐसा कैसा होगा? सालों से हम ऐसे ही पास होते आए हैं, तो ऐसा कैसा होगा?" वहाँ का एक पॉलिटिक्स वगैरह इसी ढंग का था सब। लेकिन मैं ईमानदारी से साल भर पढ़ा रहा था। शायद फरवरी की बात है, जहाँ हमारे प्राचार्य का रूम है, अभी प्राचार्य बदल चुके थे। पुराने प्राचार्य जिन्होंने मुझे अपॉइंट किया था, वो तो रिटायर हो चुके थे। जेई पाटिल उनका नाम था। अब जो प्राचार्य थे, उनके केबिन में से ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ आने लगी। एक खड़से नाम के प्राध्यापक थे, जो जूनियर कॉलेज में थे, अर्थशास्त्र पढ़ाते थे। वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगे, "ओ मानव, मानव, बड़े दुनिया को सिखाते हो। ये देखो ये प्राचार्य मुझे जूते से मारने की कोशिश कर रहे हैं। बचाओ मुझे, बचाओ।" मैं क्लास में पढ़ा रहा था, क्लास नज़दीक में था। वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। क्लास छोड़कर मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद में मैंने देखा कि ये दोनों झगड़ रहे हैं और प्राचार्य के हाथ में जूता है और जूते से मारने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने एकदम से क्लासेस बंद कर ऐलान कर दिया, स्ट्राइक शुरू प्राचार्य के खिलाफ। वीसी को फ़ोन लगाया, तब दादा साहब काल्मेघ वीसी थे। मुझे अच्छी तरह से पहचानते थे, उनके बारे में मैं बहुत बोलता था, भाषण में भी बोलता था और बाकी जगह भी बोलता था। उनको फ़ोन किया, वो बोले, "क्या एवढा सीरियसली लेते हो तुम? क्या किया? जूता ही उठाया ना, मारा तो नहीं ना? मारा होता तो सीरियसली होता।" मुझे बहुत गुस्सा आया कि वीसी, वाइस चांसलर और वाइस चांसलर कह रहे हैं कि प्राध्यापक अगर जूता उठाया तो क्या बड़ी बात है। और मैंने सीधा तब जनता गवर्नमेंट था और महाराष्ट्र में पुलोद मंत्रिमंडल था। शरद पवार जी मुख्यमंत्री थे और सदानंद वर्दे शिक्षा मंत्री थे। सदानंद वर्दे पहचानते थे, उनके साथ में फ़ोना-फ़ोनी की और हमारा आंदोलन बढ़ते गया। कॉलेज के फिर पूरे के पूरे भ्रष्टाचार मैंने निकाल कर रख दिए। अब सीधी बात थी, ये करते वक़्त मेरे ध्यान में आ रहा था कि इसके बाद में मुझे कोई भी कॉलेज में अध्यापक कर नहीं रखेगा। ये ठीक है, ये कॉलेज जाने के बाद भी मेरी लोकप्रियता के कारण मैं अच्छा प्राध्यापक हूँ, इसलिए मुझे कोई और नौकरी दे भी देता। लेकिन जो आदमी कॉलेज में आने के बाद में इस ढंग से कॉलेज के भ्रष्टाचार निकाल रहा है, तो उसको कौन कॉलेज में रखेगा? और मेरा तो पहला साल था। नियम था कि कम से कम विदाउट इंटरप्शन 2 साल अगर आप सर्विस कंटिन्यू करते हो, तो फिर आप परमानेंट बनते हो। और मैं तो पहले ही साल के अंत में ये तमाशा कर रहा हूँ। फिर एग्ज़ाम आ गई नज़दीक में।
मैंने जैसा बच्चों को कबूल किया था, बोला था, बार-बार समझाया था, शुरुआत से समझाया था, बहुत ईमानदारी से सिखा रहा था। 6-6, 7-7 घंटे मैं सिखाता रहता था कॉलेज में पढ़ाई कर, जबकि कॉलेज की प्रथा थी कि 2-3 पीरियड भी कोई लेता नहीं था, ऐसी स्थिति थी। इसके बावजूद जब एग्ज़ाम शुरू हुए, तब धड़ाधड़ रेड्स पड़ी, किसी को कॉपी करने को नहीं मिली और मैं तो गाँव में ही था। मैं इन्विजिलेशन के लिए नहीं गया था, लेकिन गाँव में था। तो लोगों ने मुझे घेर लिया। उसमें बहुत गुंडे सब विद्यार्थी थे, जो कभी कॉलेज से संबंधित थे। सब आ गए, चाकू-विक्कू लेकर आए थे। लेकिन जो विद्यार्थी मेरे हाथ में पड़े थे, वो सब इकट्ठा हो गए मेरे इर्द-गिर्द और गुस्सा होकर कहने लग गए कि सर आज धड़ाधड़ बड़े पैमाने पर रेड्स पड़ी है, किसी को कॉपी करने दी नहीं गई है और ये आपका ही काम, क्योंकि आपने ऑलरेडी लिखा ही था आर्टिकल में। बोला, हाँ, मेरा ही काम है, मैंने पहले ही कहा था। साल भर मैं कह रहा था कि इस कॉलेज में अभी कॉपी नहीं चलने वाली, क्योंकि आपके दुर्भाग्य से उन दिनों में भाग्य, दुर्भाग्य ये शब्द मैं इज़िली यूज़ कर लेता था। आपके दुर्भाग्य से मैं इस कॉलेज में आया हूँ, इसलिए आपको कॉपी करने को नहीं मिलने वाली। इसलिए ईमानदारी से अभ्यास करो और पास हो जाओ। तो इसलिए सर आपने हमारे लिए अब इतनी मेहनत की है, आपकी जगह कोई होता तो आज हम मार डालते। मुझे बहुत बुरा लगा कि जिन विद्यार्थियों के लिए मैंने इतनी मेहनत ली, उनके दिमाग में ये विचार तो आया, ठीक है उन्होंने मुझे कुछ किया नहीं, मेरी सुरक्षा की, किसी को मारने नहीं दिया, चाकू उठाने नहीं दिया। लेकिन उनके मन में इतना गुस्सा तो आया कि इस आदमी को मार डालना चाहिए। यानी जिसने इतनी मेहनत कर सिखाया है, जो साल भर कहता रहा कि आपको कॉपी करने को मिलने वाली नहीं है, ईमानदारी से अभ्यास कर पास हो, वही अभ्यास ज़िंदगी भर साथ देता है, कॉपी का कोई उपयोग नहीं होता है, आपकी डिग्री को कोई कीमत नहीं है, कि डिग्री को कोई पूछने वाला नहीं। इस बात का उन पर असर नहीं हुआ, इसका मुझे बड़ा दुःख लगा। नेचुरली उसके बाद में उस कॉलेज में प्रवेश मिलना तो पॉसिबल था ही नहीं, बात करने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन और किसी कॉलेज में मुझे प्रवेश मिल सकता था, नहीं ऐसा नहीं है कोशिश करता था। तो लेकिन मैं जानता था कि सब मुझे पहले ही बहुत डरते थे, सभी प्राचार्य बहुत डरते थे क्योंकि सभी कॉलेज के अलग-अलग ढंग के भ्रष्टाचार मैं पहले निकाल चुका था। और किसी कोई मुझे नौकरी देगा भी तो वो डर-डर कर देगा। तो इसलिए मैंने तय किया कि अभी मैं प्राध्यापकी में नहीं रहूँगा, शायद मेरा विषय गलत रहा। मैं इंग्लिश ये विषय न लेकर और कोई विषय लेता तो शायद मुझे सिखाने का ज़्यादा अच्छा आनंद प्राप्त होता। तो इसके बाद में मैंने तय किया और फिर मैंने पत्रकारिता में जॉइन करने का तय किया और जब मैं तरुण भारत से फिर से जुड़ गया तभी मुझे निमंत्रण आया अ, मनोहर का, पूना का और फिर मैं पूना चला गया। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। ये दोनों मैं सीनियर को भी पढ़ाता था और जूनियर का फुल टाइम था। तो मेरा पगार कम से कम 6,000 के आस-पास निकलता था। 5.5 के ऊपर जाता था, हर माह का। तरुण भारत में मैंने पहले नौकरी नहीं करता था। पहले केवल कॉलम कंट्रीब्यूट करता था, उसके कुछ पैसे मिलते थे। अच्छे मिलते थे, यानी तरुण भारत की दृष्टि से ज़्यादा वो देते थे। फिर उसके बाद में मैं मनोहर में गया, तो मनोहर में हम जब गए तब हमारे सभी पत्रकारों के पगार ₹750 थे, यानी 5,500 से 750। लेकिन मुझे मुकुंदराव किर्लोस्कर ₹1,500 देते थे। विदर्भ के टूर के लिए 1,500 यानी 750 ज़्यादा निकाल कर देते थे और सब खर्चा उठाते थे। यानी विदर्भ का जाने-आने का, नागपुर का जाने-आने का खर्चा, वो भी प्रेस देता था। मुंबई का जाने-आने का खर्चा, वो भी प्रेस देता था। और डायरेक्टली 1,500 हाथ में मेरे आते थे। ₹1,500 पगार यानी 750 पगार का और ₹750 इसका एडिशनल कर कर ऐसा मिलता था। यानी ₹1,500 मुझे पगार था। फिर मैं फिर तरुण भारत गया। मैंने वहाँ का साप्ताहिक जॉइन किया, मनोहर छोड़ने के बाद में। मनोहर में अभी ₹1,500 मुझे मिलता था, प्लस बाकी की फैसिलिटीज़ सब मिलती थी। अब मुझे ₹600 पगार। मुझे कुछ नहीं लगा उसमें। ना मुझे साढ़े स ₹1,500 मिला, उसका कुछ लगा, 600 मिला, उसका कुछ नहीं लगा, ₹5,500 मिला, उसका कुछ नहीं लगा। यानी पैसा मेरे जीवन में कोई मायने ही नहीं रखता था। ठीक है, जैसा है उसमें एडजस्ट करेंगे, ये एटीट्यूड रहता था। फिर बाद में मैंने फुल टाइम काम शुरू किया पूरी तरह से, जैसे कि अंधविश्वास के खिलाफ। तब करीबन 83 साल से 83 साल से मुझे ₹500 हर महीने लोकमत की तरफ से मिलते थे
और मेरे एक मित्र ₹250 मुझे भेजते थे कुछ सालों के लिए। उसमें भी सब खर्चे निकाल पाता था। यानी ये जो आत्मविश्वास मैंने शुरुआत में कहा कि मैं चाहे तब पैसे कमा सकता हूँ, ये आत्मविश्वास था। इसलिए मुझे पैसों का कभी डर नहीं लगा, चिंता नहीं लगी कि ये नहीं रहेगा तो इसलिए चिपक के रहो, नौकरी को पकड़ के रहो। ये बातें कभी जीवन में नहीं हुई। मुझे हमेशा लगता है मुझे बाद में वहाँ पर एक कोठीकर नाम के प्राचार्य आए थे नेहरू महाविद्यालय में, वो हमेशा कहते थे जब भी मिलते थे, बड़े साहित्यिक भी है, "अरे! मेरे ज़माने में तुम आते तो मैं कभी तुमको कॉलेज से छोड़ता नहीं, कभी जाने नहीं देता।" क्या वो जेईई पाटिल भी नहीं थे और मैं भी नहीं था और बीच में तुम आकर गए कॉलेज में। कॉलेज का कितना भला होता। तो शायद मैं नेहरू महाविद्यालय तक ही अटक के रहता, एक ही कॉलेज तक अटक के रहता। इतने बड़े पैमाने पर प्रबोधन करने का चांस मेरे जीवन में नहीं आता। तो जो भी हुआ, हुआ है। एक पूरी जीवन की सुरक्षितता मिलती, बहुत पगार मिलता वगैरह सब होता प्राध्यापक होने के बाद में। क्योंकि सीनियर में तो मैं जॉइन कर ही सकता था। तो नेचुरली बहुत पगार रहता था आज के ज़माने में, रिटायर होने तक। लेकिन उसका मुझे कभी भी कोई भी दुःख नहीं है, क्योंकि चाहे तब मैं अच्छे ढंग से पैसे कमा सकता हूँ, ये आत्मविश्वास पहले से था और मैं अपने जीवन में ये बार-बार प्रूव कर चुका हूँ। रहा सवाल मेरा अच्छा शिक्षक बनने का, ये जो मेरा सपना था वो तो मैंने पूरा किया। मेरे जीवन का जो उद्देश्य था मैंने पूरा किया। केवल एक कॉलेज तक मैंने अपने आप को सिखाने के लिए मर्यादित नहीं रखा। आगे चलकर ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोगों को सिखाता गया। और वैसे देखा जाए तो मेरे अंधविश्वास का काम भी प्रबोधन का ही काम है, सिखाने का ही काम है। ये दोनों कामों में बड़े पैमाने पर मैं सिखाने की जो मेरी आवश्यकता थी, मेरे जीवन का उद्देश्य था, वो मैं पूरा करते आया हूँ। और मैं अपने आप को बहुत अच्छा शिक्षक मानता हूँ, बहुत अच्छा अध्यापक मानता हूँ। मन से सिखाना मुझे बहुत पसंद आता है और जब मेरे विद्यार्थियों को बातें अच्छे ढंग से समझ में आती है और उसका उपयोग करते हैं, तो उसका सही मायने में मुझे समाधान मिलता है कि अपना जीवन सही मायने में कृतार्थ हुआ ऐसा लगता है।